हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप सभी लोगों को मुझसे एक शिकायत रहती है कि मैं एडवर्ब के ऊपर से वीडियो नहीं बनाता हूं, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एडवर्ब की वीडियो। और शिकायत तो सभी को सभी से रहती है, मुझे भी आपसे एक शिकायत है कि आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए आपसे? मुझे जो चाहिए, बस एक वीडियो पर मुझे 50 व्यू चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बस मुझे ये लगे कि 50 लोग, 50 स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। ना मैं आपसे कभी शेयर का बोलूँगा, ना कभी लाइक का। बस आप जैसे ही 50 व्यू इस पर कर देंगे, मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो आइए आज देखते हैं हम एडवर्ब के बारे में। मैं पिछले 2 या 3 वीडियो में आपको एडवर्ब के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि एडवर्ब क्या होती है, और ज़्यादा मैंने आपसे बोला है कि इसके ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। एडवर्ब एक सिंपल सा टॉपिक है। तो आज आपके सामने मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी मैं बात कर लेता हूँ, पहले आप उसको समझिए। एडवर्ब में आप इतनी सी चीज़ को समझ जाइए, एम पी टी को आप सारे ही एडवर्ब के क्वेश्चन कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। मैं एसएससी लेवल तक की बात कर रहा हूँ। एसएससी की अगर आप बात कर लेते हैं तो सारे इसमें एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो देखिए, एम से यहाँ पर मतलब है मैनर से, एम मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, पी से मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, पी फॉर हुआ प्लेस, और टी से यहाँ पर मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम। इन तीन चीज़ों को आप याद रखेंगे, मैनर, प्लेस एंड टाइम। ऑर्डर भी यही रहेगा, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, उसके बाद प्लेस आता है, उसके बाद टाइम आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर से मतलब है किसी काम को करने का तरीका। जैसे मैंने कहा, सी टॉक्स नाइसली, वह अच्छे से बात करती है। प्लेस मतलब कि काम की जगह क्या है ना। जैसे कि आई टीच इंग्लिश एट कोचिंग, कहाँ पढ़ाता हूँ, आपने कहा प्लेस का नाम कोचिंग। आई टीच इंग्लिश एट ओ क्लॉक, टाइम दे दिया। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। अब आप समझ गए होंगे, मैनर काम करने का तरीका, प्लेस काम का समय, और टाइम प्लेस काम की जगह और टाइम काम का समय। अगर एक सेंटेंस में ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सी टॉक्स नाइसली एट कोचिंग इंस्टीट्यूट एट 7 o'clock, ऐसे एक ही सेंटेंस में जब ये तीनों आ जाए तो इसी ऑर्डर में रखना है, और इन तीनों को आप याद रखेंगे। अब आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। एडवर्ब के बेसिक को मैं पहले बता चुका हूँ, आपने नहीं भी देखा है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने ये रहा, बड़े आराम से आप समझेंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज टू पनिश हिम अंटिल ही ट्राइज। टू मेक हिम सक्सीड, उसे सक्सेस करने के लिए, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको उसको सफल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। द करेक्ट थिंग टू डू, सबसे सही काम क्या है, इज टू पनिश हिम, उसको पनिश करना, अंटिल ही ट्राइज, जब तक वह ट्राई नहीं करता तब तक उसको क्या किया जाना चाहिए, पनिश किया जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटेंस पूरा सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं आपके सामने इसको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। देखिए, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अब पहला सेंटेंस, पहला जो पार्ट है, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट। तो अब देखिए, कॉन्फिडेंट जो है एक एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है, आत्मविश्वास होना, और कॉन्फिडेंट वही होता है। अब देखिए, हमने सीखा है कि जो आपकी एडवर्ब है, जो हमारी एडवर्ब है वो किस किस को क्वालिफाई करती है। एडवर्ब क्वालिफाई करती है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, बाकी सभी को क्वालिफाई करती है। तो हमारे सामने आया है, हमारे सामने वर्ड है कॉन्फिडेंट। तो हमें पता ही है जो कॉन्फिडेंट शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, मेरी क्वालिटी को बता रहा है। वो क्या है, एडजेक्टिव। आई, आई एक प्रोनाउन है, आई की क्वालिटी को बता रहा है कॉन्फिडेंट की, मैं कैसा हूँ, कॉन्फिडेंट। तो एक बात बताइए, अगर कॉन्फिडेंट को कोई चीज़ क्वालिफाई करेगी तो वो क्या होगी सर, वो होगी आपके सामने एडवर्ब, वो होगी एडवर्ब। तो ये जो एब्सोल्यूट लिखा है इसकी जगह पर होना चाहिए था एब्सोल्यूटली। क्या होना चाहिए था, एब्सोल्यूटली। तो आई एम एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। मैंने क्या रीज़न दिया, कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकती है। तो एडवर्ब ये कब बनेगी, जिसमें एल वाई लग जाएगा। हमने पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है, जिसमें एल वाई लगा होता है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे कि कॉन्फिडेंट शब्द के लिए जो होगा आपका एब्सोल्युटली एडवर्ब का यूज़ होगा, यहाँ पर एब्सोल्युटली होगा।
इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये बात तो मैं जनरली भी जानता हूँ, बस जो बात है आप जनरली नॉर्मली जो आप जानते हैं वही एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं। योर मशीन वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ़ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। आपकी मशीन आपको उतना परेशान नहीं करती यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते। तो देखिए मेंटेन, इफ़ यू हैड, यहाँ पर देखिए यू सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, हैड हेल्पिंग वर्ब है और मेंटेन मेन वर्ब है। मेंटेन आपकी कौन सी वर्ब हुई, आपने कहा जी ये मेन वर्ब हुई। अगर मेंटेन मेन वर्ब है तो ये प्रॉपर क्या है, आप कहेंगे कि प्रॉपर मेन वर्ब की क्वालिटी को दिखा रहा है ना। आपको मशीन को क्या करना था, मेंटेन करना था, तो प्रॉपर या प्रॉपरली आप किसी काम को करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रॉपरली, मतलब कि एल वाई लगा, एडवर्ब ऑफ क्या आएगी, मैनर आएगी, कि उस काम को करने का तरीका बता रहा है ना। तो जब वर्ब के काम के तरीकों को कौन बताती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा एब्सोल्युटली, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मेंटेन्ड इट प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रॉपर मेंटेन को क्वालिफाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन देखिए, माय ब्रदर, आई एम सॉरी, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, इफ हैड यू, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मैं इसको इधर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इफ हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। इफ हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव। अब देखिए ये जो सेंटेंस है हमारे सामने, ये हमने टेंसेस में कंडीशनल क्लॉज में काफ़ी पढ़ा है क्लासेस में, और टेंस में मैंने काफ़ी, आप टेंस में इसको पढ़ते भी होंगे, परफेक्ट टेंस में अब जब हम पढ़ते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में, तब आप इस सेंटेंस को देख पाते होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि पहला जो पार्ट है इसमें क्या रहता है, वो पास्ट के परफेक्ट में रहता है। तो यहाँ पर देखिए इफ़ हैड यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इफ़ हैड यू की जगह ये होना चाहिए था इफ़ यू हैड। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इफ़ यू हैड। ये भी एडवर्ब के सेक्शन में हम पढ़ते हैं, जब हम एडवर्ब नाम के टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसमें भी हमको पढ़ने को मिलता है। तो या तो आप इफ़ हैड यू की जगह इफ़ यू हैड लिखिए, सब्जेक्ट पहला आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। या फिर अगर ये ऐसा ही रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आप इफ़ यू हैड को आप लिख सकते हैं हैड यू। इफ़ यहाँ से हट जाता है तब ये हैड यू बन जाता है, तब ये एडवर्ब के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हैड यू वर्कड हार्ड। हैड यू वर्कड का मतलब क्या होता है, इफ़ यू हैड। यहाँ पर इफ़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इफ़ को हटा दीजिए तब ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, या फिर हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अगर आप अच्छे से मेहनत करते तो आप एग्जाम में सफल हो जाते। अगला, माई ब्रदर हैज़ डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। माई ब्रदर हैज़ डन, तो देखिए माई ब्रदर सेंटेंस का सब्जेक्ट हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एंड को लगाया और एंड से दो वर्ब को जोड़ने की कोशिश की है। एक तो हैज़ डन को आपने जोड़ा एंड दूसरा आपने बोला स्टिल डूइंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। आपको जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप सोच लोगे कि हाँ इसी पार्ट में एरर है, जबकि इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देखिए मेरे ब्रदर ने किया है एंड स्टिल डूइंग, और अभी भी कर रहा है। दोनों अलग अलग प्रकार की मेन वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसलिए यहाँ पर एंड लगाकर इस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल ये हो जाएगा, आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखेंगे। द टीचर ऑब्जर्व दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर ऑब्जर्व दैट, देखिए नरेशन के स्ट्रक्चर है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन पर हम देखते हैं ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सरिका वॉज पॉपुलरली विद हर क्लासमेट्स दैट सी हैड ऑलवेज सम पीपल कमिंग टू हर फॉर एडवाइस। अब देखिए सारिका वॉज पॉपुलरली, अब यहाँ पर सारिका अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लिखा है पॉपुलरली। तो पॉपुलरली जो है ये तो आपने कहा सर अगर इसमें एल वाई लगा है, इसमें अगर एल वाई लगा है तो ये किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगी, क्योंकि एल वाई लगा है मतलब ये एडवर्ब ऑफ क्या बन जाती है, मैनर बन जाती है। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती है, जो हमने थोड़ी देर पहले एमपीटी पढ़ा है। और जो आपकी मैनर एडवर्ब जो होती है, अगर ये एडवर्ब है आपके सामने,
अगर ये एक एडवर्ब है तो आप कहेंगे ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वाले पार्ट में कोई एडजेक्टिव नहीं है, सारिका वॉज पॉपुलरली इतना लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके सामने पॉपुलरली लिखा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर तो एडवर्ब की नहीं एडजेक्टिव की ज़रूरत है सर, क्योंकि सारिका के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर पॉपुलरली की जगह क्या होना चाहिए था, पॉपुलर होना चाहिए था कि सारिका वॉज पॉपुलर। इसका क्या मतलब है कि सारिका जो है, सारिका की विशिष्ट पहचान है उसके क्लासमेट्स के बीच में। तो यहाँ पर हम पॉपुलरली एडवर्ब की जगह पर यूज़ होगा एडजेक्टिव का। यहाँ पर किसका यूज़ होना चाहिए था, एडजेक्टिव का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर पॉपुलरली एडवर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर शब्द सिंपल हो जाएगा पॉपुलर एडजेक्टिव की, क्योंकि नाउन सारिका को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ना कि किसी एडवर्ब की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वॉज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी। देखिए नो सूनर ये वाले स्ट्रक्चर हम खूब पढ़ते हैं, टेंस में भी पढ़ते हैं, विशेषकर ये एडवर्ब में हमको पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार के एडवर्ब जब हम इनको कब पढ़ते हैं, जब मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जब किसी सेंटेंस पर विशेष प्रकार से जोर डालने का काम करते हैं, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। नो सूनर को हम कई बार पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो नो सूनर के बारे में हमें क्या पढ़ना होता है कि नो सूनर जब हम पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब का यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस पर विशेष जोर दिया जा सके। तो यहाँ पर जो ही हैड लिखा है यहाँ पर होना चाहिए था हैड ही, हैड ही। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। क्या इससे कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो सेंटेंस सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए कहा गया है। क्या बोला गया है कि नो सूनर हैड ही अराइव्ड, हैड ही हो जाएगा अराइव्ड होम, वह घर आया ही नहीं था कि उसके पहले उससे दूसरी जर्नी मतलब कि दूसरी यात्रा पर जाने के लिए बोला गया है। इतनी सी बस बात है। तो हमने क्या बोला, इस प्रकार की जो नो सूनर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और मेन वर्ब बाद में आती है। मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ कि क्या है वो स्ट्रक्चर। तो आइए ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। नो सूनर आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस में नो सूनर लिखेंगे। नो सूनर के बाद आप यूज़ करेंगे हैड का, और हेड के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इससे जो दूसरा क्लॉज जुड़ेगा वो THAN देन से जुड़ेगा। EN नहीं रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसी के बाद लिख रहा हूँ, इसके बाद क्या आया THAN देन के बाद आप फिर से लिखेंगे दूसरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो आपका आएगा वो सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगी, जैसा कि सेंटेंस में भी हमें दिया हुआ है ही वॉज आस्क्ड, तो है ना। तो सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें दो चीज़ ध्यान रखने योग्य है, दो बातें जो ध्यान रखनी है। कौन सी, नो सूनर के बाद हेड का यूज़ करेंगे, उसके बाद सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया है। सब्जेक्ट हेड के पहले नहीं आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो हेड को देख के लगाएंगे आप। यहाँ पर देन का यूज़ करेंगे, THAN विशेष ध्यान रखेंगे, और ये वाला यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यही स्ट्रक्चर दूसरा भी हो सकता है, अगर हेड की जगह पर यहाँ पर डिड का यूज़ हो जाए तो भी बिल्कुल करेक्ट है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब वहाँ डिड लगेगा तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। ये तो टेंस पे आप समझते हैं कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन दोनों ही केस में नो सूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन नॉट अवॉइड मीटिंग हर इफ यू बोथ वर्क इन द सेम ऑफिस। यू कैन नॉट अवॉइड, देखिए अवॉइड एक मेन वर्ब है, यू कैन नॉट अवॉइड, और अवॉइड के बाद आप जिरंड का यूज़ करते हैं, मतलब कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जिरंड के बाद, जैसे अवॉइड के बाद हमेशा ये मीट नहीं लिख सकते आप, जैसे हमने लिखा अवॉइड मीटिंग, बिल्कुल सही हुआ। यू कैन नॉट अवॉइड मीटिंग हर, आप उससे मिलना नज़रअंदाज नहीं कर सकते यदि दोनों ही आप एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। आप याद रखेंगे अवॉइड हमेशा जिरंड लेता है, मतलब कि अवॉइड के बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। अगला, द शिप वॉज ड्रॉन्ड व्हेन इट स्मैश्ड विद अ रॉक इन द मिडल ऑफ द सी। सी का मतलब समुद्र होता है। तो जो सी है, शिप है, जो है शिप डूब गई जब वह एक बड़े से पत्थर से टकरा गई। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, एक एरर है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रॉन,
जो ड्रोन होता है आपके सामने वो इंसानों का पानी में डूबना होता है। जब कोई पर्सन के पानी में डूब जाता है तो आप ड्रोन शब्द का यूज़ करते हैं। जबकि कोई वस्तु अगर पानी में डूबती है तो आप सिंक का यूज़ करते हैं। वस्तु जब पानी में डूबती है तो आप किसका यूज़ करते हैं? सिंक का यूज़ करते हैं। और सिंक की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? संक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इतना बस याद रखना है। तो द शिप वॉज संक हो जाएगा, ना कि ड्रोन होगा, क्योंकि ड्रोन वस्तु का डूबना नहीं होता, इंसानों का डूबना होता है। ये चीज़ काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे हमारे सामने पहला क्वेश्चन। कोलंबस वाज द फर्स्ट मैन हु इन्वेंटेड अमेरिका आफ्टर हिज सो मैनी हजार्डस जर्नीज। तो कोलंबस फर्स्ट आदमी था जिसने अमेरिका का इन्वेंशन किया। देखिए, इन्वेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। क्या कोलंबस ने अमेरिका को बनाया था? नहीं। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कोलंबस ने तो जी खोज की थी, और खोज करने को क्या बोलते हैं? डिस्कवर बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को आप, कि जब भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए जिसने किसी चीज़ की खोज की हो तो हम डिस्कवर लगाते हैं, ना कि इन्वेंट। इन्वेंट तो इन्वेंशन करना, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बना देना। तो कोलंबस का आ जाता है, कई बार वास्को डिगामा आ जाता है। तो वास्को डिगामा ने इंडिया को इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर किया था। तो इस बात को याद रखेंगे। तो कोलंबस यहाँ पर क्या होगा? इन्वेंट नहीं होगा, डिस्कवर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। नो सूनर डिड सौरभ। देखिए, अभी हमने इसको पढ़ा था। नो सूनर, उसके बाद डिड का यूज़ हुआ, बिल्कुल सही है। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, या तो डिड या हैड, बिल्कुल सही हुआ। सौरभ रीच देयर देन, यहाँ पर THAN देन का यूज़ हुआ है, वो भी बिल्कुल सही है। THAN का ही यूज़ होना चाहिए था, THAN नहीं होना चाहिए था। हिज फादर कैम, देखिए हिज फादर सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उसके बाद कैम का यूज़ हुआ है, मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होगा? सही हो जाएगा। लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, I'm सॉरी। आगे क्या है? नो सूनर डिड सौरभ रीच देयर देन हिज फादर कैम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग। देखिए, वर्ब के बाद जब वर्ब आती है, स्टार्टेड और उसके बाद स्कोल्डिंग, बिल्कुल सही है। वर्ब के जब वर्ब आती है तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। स्कोल्डिंग हिम वेरी लाउड, यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई है। स्टार्टेड हिम वेरी लाउड, उसने उन्हें डांटना शुरू किया। वेरी, देखिए वेरी एक एडवर्ब है, ये भी हमें पता है। वेरी मतलब कि तेज, जैसे हमने बोला गुड मतलब अच्छा, वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा, तो वेरी मतलब बहुत। अब वेरी एक एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद, वेरी के बाद या तो एडजेक्टिव आता है, लेकिन यहाँ पर लाउड, लाउड का मतलब है तेजी से। ही हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम, उनने डांटना शुरू कर दिया। स्कोल्ड एक वर्ब है, और आपने कहा कैसे डांटना शुरू कर दिया, तो लाउड मतलब तेज, और वर्ब अगर स्कोल्डिंग है तो यहाँ पर लाउड की जगह पर होना चाहिए था क्या? लाउडली, तेजी से। LY लगाने की ज़रूरत है हमें, अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, स्कोल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो लाउड तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि हमें ज़रूरत है किसकी? एडवर्ब की, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपके सामने कहा, द साउंड इज़ वेरी लाउड, साउंड बहुत तेज है, जहाँ पर साउंड नाउन है, साउंड नाउन है। और मैंने बोला ही इज़ प्लेइंग म्यूजिक वेरी लाउड, नहीं वेरी लाउडली, क्योंकि प्लेइंग कैसे प्ले कर रहा है? आपने कहा लाउडली, तेजी से, तेजी के साथ। तो जब आप वर्ब की क्वालिटी बताएंगे तो एडवर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, और नाउन की क्वालिटी बताएंगे तो एडवर्ब। तो लाउड की जगह पर क्या होना चाहिए था? लाउडली का यूज़ होगा। अगला, जया इज enough bold to prevail upon her father to lend her a new bike at once। देखिए enough bold, इसको आपको समझना होगा, ये काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। enough जो है आपके सामने इंग्लिश ग्रामर में एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। अब आप समझ नहीं पाते कब ये एडजेक्टिव है, कब एडवर्ब है। अब आप मुझे खुद बताएंगे कि जब कोई शब्द एडजेक्टिव होता है, जब कोई शब्द एडजेक्टिव होता है तब वो नाउन के जस्ट पहले आता है। मतलब कि जब एनफ एज अ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तब ये नाउन के जस्ट पहले आएगा। अब देख लेते हैं हम सेंटेंस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जया इज एनफ बोल्ड, एनफ लिखा है और बोल्ड लिखा है। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बहादुर। तो बोल्ड तो ऑलरेडी क्या है? एक एडजेक्टिव है। बोल्ड ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव है। और एनफ या तो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। हमने देखा या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, जहाँ पर बोल्ड ऑलरेडी एक एडजेक्टिव हो गया। तो अब आप कहेंगे कि एनफ एक एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब बोल्ड अगर एडजेक्टिव है तो एनफ एक एडवर्ब होगा। और जब एनफ एडजेक्टिव होता है तो वो नाउन के पहले आता है, लेकिन जब एनफ एडवर्ब होता है तब वो एडजेक्टिव के बाद आता है।
क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर एनफ एडजेक्टिव होता तो वो नाउन के जस्ट पहले आता, लेकिन वही एनफ अगर एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद आएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। सिंपल सी बात है कि जब कोई शब्द एडजेक्टिव होता है तब वो नाउन के पहले आता है, अगर वही शब्द एडवर्ब हो जाएगा तो वो एडजेक्टिव के बाद आने लगेगा। मतलब कि एडजेक्टिव होगा तो पहले, एडवर्ब होगा तो बाद में। बस इतनी सी बात से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, बहुत कम ही लोग इसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एनफ बोल्ड की जगह पर क्या होगा, बोल्ड एनफ। क्या होगा, बोल्ड एनफ, क्योंकि यहाँ पर जो एनफ वो है एक प्रकार का क्या है, एडवर्ब है, और अगर वो एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद में इसका यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। When I found she was too glad to meet me, I was lured टू लिव विद हर फॉर सम डेज। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एरर है, टू ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या होता है, खुश। तो जब मुझे पता चला कि वह मुझे मिलकर बहुत खुश है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ और दिन रुकने का सोचा, है ना। लॉर्ड का मतलब होता है कि आप जब किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा आप चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू एक नेगेटिव एडवर्ब है, मतलब कि टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में। अगर आपको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है तो आप यहाँ पर वेरी का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, व्हेन आई फाउंड शी वॉज वेरी ग्लैड टू मीट मी, वह मुझे मिलकर बहुत जब खुश थी। तो टू की जगह पर आप वेरी का यूज़ करेंगे। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और इजी। आई रोट यस्टरडे अ लेटर विद द व्यू टू रिमाइंडिंग हर ऑफ आर सिलेक्शन इन आर टीम। तो देखिए पहले पार्ट में एरर है, अगर आप ध्यान से ही पढ़ लेते हैं तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या है पहले पार्ट में, एक सेकेंड, देखिए आई रोट यस्टरडे अ लेटर, सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमने पढ़ा है मैनर, प्लेस और टाइम, एमपीटी आ सकता है ना। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आई रोट और यस्टरडे को बीच में लिख दिया, जो कि एक टाइम है। यहाँ पर होना चाहिए था आई रोट अ लेटर यस्टरडे। टाइम किसी भी सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है जब आप कोई भी काम करते हैं। जैसे आई टुक अ बाथ यस्टरडे, मैंने कल नहाया। तो ये जो टाइम है सेंटेंस में वो कभी भी बीच में नहीं आता, ऑब्जेक्ट के कहाँ आता है, बाद में आता है। तो ये जो है किससे एरर थी, आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस से एरर थी, कि एडवर्ब के प्लेस को, यही एग्जाम में पूछा जाता है। कि यहाँ पर देखिए ये जो एडवर्ब है, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम की जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपके एडवर्ब है उसके प्लेस को गलत कर दिया है, मतलब प्लेस के को लेकर गलती कर दी है। प्लेस यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पीछे होना चाहिए था, क्योंकि एडवर्ब जो है, एडवर्ब को प्लेस के लेकर भी एग्जाम में एरर आती है। मतलब कि क्या, एडवर्ब की तीन जो होती है, तीन प्लेस होते हैं एडवर्ब के। एक तो फ्रंट पोजीशन होती है, बैक पोजीशन होती है और मिड पोजीशन होती है। कहने का मतलब एडवर्ब पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है और बीच में भी आ सकती है। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये जो देखिए यस्टरडे, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो कहाँ आती है, आपने कहा ये सबसे लास्ट में आती है, इसलिए यस्टरडे लेटर के कहाँ होगा, बाद में होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब मैंने भी आपसे एक उम्मीद की है कि आप इसमें 50 व्यूज़ तक इसको लेकर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। थैंक यू सो मच।